तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों हम लोग बी एम डबल ई या बी डबल ई का स्टडी कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, चूंकि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर 4 में जो भी टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के, उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऊर्जा के स्रोत, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऊर्जा के स्रोत से, सिक्योर ऑफ एनर्जी। इसको समझेंगे, यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि कहाँ से पनपता है। ठीक है, तो ऊर्जा की पैदाइश कहाँ से होती है, तो उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यानी ऊर्जा के स्रोत सिक्योर ऑफ एनर्जी नाम से ही पता आपको चल रहा होगा। तो चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस चूंकि आपके एग्जाम तक कवर हो जाएगा, आप बस इस चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है, प्रायः सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करके मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें आप लिखते चलिएगा, या फिर अपने हिसाब से लिखते चलिएगा, लेकिन आप नोट्स को बनाते चलिएगा। क्योंकि एक बार आप सुनोगे, उसके बाद नोट्स को बनाओगे, तो आपको आपको जो भी इसमें चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो बताई जाएंगी, आपको चीजें बहुत ही जल्दी मतलब क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, प्रायः सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। प्रकृति में ऊर्जा ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं, यानी कि जो भी अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है, प्रकृति से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे दिया गया है, जीवाश्म ईंधन या ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, पहला है। दूसरा है हमारा जल ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो एनर्जी सिक्योर। तीसरा है हमारा ज्वार ऊर्जा, और चौथा हमारा है पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। पांचवा है हमारा सौर ऊर्जा, सोलर सोलर एनर्जी। जय ऊर्जा है बायोमास एनर्जी। यानी कि 8 प्रकार के हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, डीपली हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको रटना नहीं है, और नोट्स तो बनाते रहिएगा साथ में। ठीक है, तो आप ऊर्जा के स्रोत में लिख लोगे इतना पॉइंट कुछ, और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत में जो आठ आठ यहाँ पे पॉइंट जो दिए हैं, 8 प्रकार के जो स्रोत दिए हैं, उनको आप पहले लिख लो। ठीक, उसके बाद यहाँ तक आगे लिखा है, उपरोक्त सभी ऊर्जा स्रोतों में से हम कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, जबकि कुछ का तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आसानी से उपयोगी उपयोगी रूप से बदला जा सकता है, उन्हें तो अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जबकि कठिनता से बदलने वाले ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हम कम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि मतलब ऐसा है कि ऊर्जा स्रोतों में से हम कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग तो अधिक कर रहे हैं, जिनको आसानी से ऊर्जा में जा सकता है, उनका प्रयोग हम लोग क्या अधिक से अधिक कर रहे हैं, लेकिन कुछ का तो कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि क्योंकि आसानी यहाँ पे जो देखो, जो आसान से उपयोगी रूप से में बदला जा सकता है, उनका उपयोग हम लोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। लेकिन जो कठिनता में, यानी कि जिनको जिनको मतलब ऊर्जा को पैदा करने के लिए, यानी ऊर्जा 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 उत्पन्न करने के लिए जिन उपकरण का कठिनाई हो रही है, उनका हम लोग कम कर रहे हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है, जो आसान है हम लोग उसका अधिक से अधिक उपयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने में कर रहे हैं, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इसका बस इतना था। तो आप लोग इतना इस वाक्य को आप लोग समझ रहे होंगे, इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख लेना। ऊर्जा के स्रोत में थोड़ा सा जो यहाँ पे पॉइंट लिख करके दिया है उसको लिखना है, और 8 जो ऊर्जा के यहाँ पे देखो, जो 8 प्रकार के हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको आपको अपने अपने नोट्स में लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप हेडिंग डाल के लिख लोगे परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग चलेंगे अपने सीधे जो भी हमारे 8 टाइप की ऊर्जा है। ठीक है, इन सभी ऊर्जा को हम लोग समझेंगे। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पे समझ लीजिए परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पे देखिए, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम काफी समय से करते आ रहे हैं, तथा प्रकृति में इनके सीमित भंडार होने के कारण इनके शीघ्र समाप्त होने की संभावना है। जैसे कोयला, तेल, गैस, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। आपको समझ में आया होगा कि परंपरागत ऊर्जा, जिसे व्यापारिक ऊर्जा भी कहा जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, परंपरागत ऊर्जा तथा अथवा व्यापारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम काफी समय, सभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए एक बार, सॉरी लिखना नहीं है। परंपरागत ऊर्जा कैसी कैसी ऊर्जा होती है, मतलब ये सीमित है, यानी कि जो प्रकृति में इनका जो भंडारण है वो कैसा है, सीमित है।
यानी कि आप किसी चीज को, यानी कि ऑयल आप सब अपने घर में खरीद कर रखा है, उसका यूज कंटिन्यू करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो परंपरागत ऊर्जा की जो श्रेणी में है, जो भी ऊर्जाएं आती हैं उनका भंडारण प्रकृति में सीमित है। तो हम लोग अधिक और काफी लंबे समय से इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसके समाप्त होने की संभावना काफी बढ़ गई है। जैसे कि परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है, कोयला आ गया, तेल आ गया और गैस आ गया, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया आया होगा कि परंपरागत ऊर्जाएं क्या हैं। ठीक है, मतलब आप परंपरागत ऊर्जा में आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि ऐसी ऊर्जा, ठीक है, जो प्रकृति में, ठीक है, सीमित रूप में क्या है, सीमित रूप में उपलब्ध है, ठीक है, उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को व्यापारिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। आप उदाहरण करके, यानी जैसे करके लिख लीजिएगा, कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक, उसके बाद परंपरागत ऊर्जा के बारे में समझ लिए, उसके बाद क्या हम अपरंपरागत ऊर्जा के बारे में जान लिए। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, जबकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर शेष सभी ऊर्जा स्रोत अपरंपरागत है, यानी कि इन कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर जितने भी ऊर्जा है आपकी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। अब अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे कि मान लीजिए आपका आ जाएगा पवन चक्की, ठीक है, और जल, ये सारे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो इनको बारे में समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ समय से पहले से ही प्रयोग में लाया जा रहा है, कौन प्रयोग में लाया जा रहा है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कि सोलर एवं पवन ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त होने वाले नहीं है। पहले नाभिकीय ऊर्जा स्रोत को भी मानते थे, लेकिन अब नाभिकीय ऊर्जा स्रोत परंपरागत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका भी निश्चित भंडार है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत समझ में आया होगा कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, कि यानी कि इनका मतलब ऐसी ऊर्जा जिनका, ठीक है, प्रकृति में भंडारण का, ठीक है, खत्म होना असंभव है, यानी कि ये खत्म नहीं होंगी, उन्हें हम अपरंपरागत ऊर्जा ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कि सोलर हो गया और पवन ऊर्जा हो गया। परंपरागत को आप समझ लिए ऐसी ऊर्जा, ठीक है, जिनका भंडारण प्रकृति में सीमित रूप में है, ठीक है, जिनकी खत्म होने की संभावना या समाप्त होने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस। ठीक है, आप इसे ऐसे करके लिख लोगे, उसके बाद अपरंपरागत को उसके विपरीत करके लिख दोगे, यानी कि जिनका भंडारण प्रकृति में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जिनको, ठीक है, खत्म नहीं हो सकता, यानी कि समाप्त होने की संभावना बहुत ही कम है, यानी कि वो समाप्त होगा ही नहीं, होने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। जैसे कि मैं आप करके लिख लीजिएगा, सोलर एवं पवन ऊर्जा। आई होप आपको परंपरागत और अपरंपरागत समझ में आया होगा, और कुछ यहाँ पे लिखा है तो आप अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट डाउन करते जाओगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ देखिए, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है उष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं अभी अभी ऊर्जा स्रोतों में। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा पहला था जीवाश्म ईंधन है उसमें ऊर्जा स्रोत। तो अब हमारा शुरू हो गया है जो भी 8 प्रकार के हमारे ऊर्जा के स्रोत थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डीपली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा पहला ऊर्जा स्रोत शुरू हो गया, उसमें ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत। इसके बारे में जानते हैं क्या है उसमें ऊर्जा स्रोत और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत। यह वह ईंधन है यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है, जो अनंत काल से पहले जैविक पदार्थों जैसे वनस्पतियों, जीवों की पृथ्वी के अंदर दबने से तथा ताप व दाब के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस आदि में परिवर्तन हो गए। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल सेल, पेट्रोलियम, तार सैंड तथा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस आदि हैं। इनको उष्मीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पे देखिए आप समझे होंगे क्या है, यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भूगर्भ से प्राप्त होता है, जो अनंत काल पहले जैविक पदार्थों, अनंत काल जैसे जैविक पदार्थ कौन कौन से हो गए हमारे, अनंत काल पहले यानी बहुत समय पहले, ठीक है, वनस्पतियों, जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने से, ठीक है, और ताप और दाब के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस आदि में परिवर्तन हो गया। यानी कि ये क्या है, वह ऐसे ईंधन जो भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, और इनका अनंत काल पहले इनका विकास कैसे हुआ, वनस्पतियों और जीवों के दबने से, ठीक है, दबने से इनका क्या होगा, इसमें ऊर्जा हमें प्राप्त होगा। जैसे कि यह देखिए, यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है। पहला बात होगा, पहला पॉइंट होगा, यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका निर्माण वनस्पतीय जीवों अनंत काल में, ठीक है, बहुत समय पहले वनस्पतीय जीवों आदि के दबने से होता है। ठीक है, क्योंकि यह हमें इस समय कोयला और तेल आदि के रूप में, ठीक है,
प्राप्त हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि उसमें ऊर्जा स्रोत क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये सभी ईंधन अपने गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। ये जो भी ईंधन है अपने गुणों में क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं, परंतु सभी के संगठन में कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन ईंधनों को कोयला, भूमि के अंदर खानों से, पेट्रोलियम तेल, कुओं से, गैसों से, ठीक है, जो 3 से 4 किमी तक वेधन करके बनाए जाते हैं, प्राप्त किया जाता है तथा शुद्ध करके व्यवहारिक रूप दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट था, मतलब इनको जमीन के नीचे से निकाला जाता है और इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको ऊपर ला करके क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है कुछ उपकरण के द्वारा। ठीक है, इनको शुद्ध करके उसके बाद मार्केट में भेजा जाता है और इसका यूज किया जाता है। आप देखिए इसका उपयोगिता है, उपयोगिता क्या दिया है, उपयोगिता दिया है फासिल ईंधनों का प्रयोग। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और नोट डाउन करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा अपने तरीके से, या फिर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाएंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका मतलब आप किस तरीके से समझ रहे हैं, बस ये मायने रखता है। जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरह आप नोट बनाते रहिएगा। उपयोगिता इसका दिया है, फासिल ईंधनों का प्रयोग संसार में बहुत मात्रा में हो रहा है। वायुयान, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर, विद्युत जनित रश्मि शक्ति प्लांट आदि में फासिल ईंधनों का प्रयोग, ठीक है, अधिक से अधिक हो रहा है। घरों में खाना पकाना भी फासिल ईंधनों से हो रहा है। प्रमुख फासिल ईंधनों में कोयला, प्रमुख फासिल ईंधनों में कोयला और पेट्रोल आते हैं। विश्व में कोयले के प्रमुख भंडार अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, भारत, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका है। पेट्रोलियम अरब देशों ईरान, अमेरिका, रूस तथा चीन में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आया कि फासिल ईंधनों का प्रयोग संसार में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। आपको पता है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मतलब हमारे घर में जो खाना बन रहा है, ठीक है, वो भी एचपी सिलेंडर, इंडिया सिलेंडर जो भी है वो फासिल ईंधन ही है। ठीक है, जो आपके घर में बाइक है, ठीक है या फिर गाड़ी है, फोर व्हीलर तो स्कूटी है, कुछ भी है, तो उन सब में प्रयोग हम फासिल ईंधनों का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी उपयोगिता कहाँ पे है, जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है, वायुयान, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर, विद्युत, ठीक है, जनित उसमें उसमें शक्ति प्लांट, आप इतना करके लिख दो घरों में खाना पकाने के लिए। ठीक है, ट्रेनों में इसका उपयोग किया जा रहा है, वायुयानों में, स्कूटर में, विद्युत में, विद्युत जनित्र में। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप पॉइंट करके लिख दोगे, प्रमुख फासिल ईंधनों में कोयला और पेट्रोल आते हैं। ठीक है, पेट्रोल और कोयला क्या है, प्रमुख फासिल ईंधन है। ठीक, अब इसमें कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ पे, अमेरिका में है, रूस में है, जर्मनी में, चीन है। ये तो मतलब आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। उसके बाद भारत में उपयोगिता कहाँ पे होती है, इसके बारे में जान लीजिए। भारत में कोयले के प्रचुर भंडार होने के कारण तापीय शक्ति संयंत्रों का विशेष महत्व है। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। भारत में कुछ प्रमुख तापीय शक्ति संयंत्र निम्न है। ठीक है, ओबरा उत्तर प्रदेश 550 मेगावाट का लगा है। ठीक है, हरदू आंगंज में उत्तर प्रदेश 540, यानी कि इस तरह जो दिया है इसको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप जब आपके वाइबा होता है ना, उसमें ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि कहाँ पर, ठीक है, भारत में कहाँ पर कोयले के भंडार मुख्यतः कहाँ पे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, भारत में कुछ प्रमुख तापीय शक्ति संयंत्र बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए हैं इसके बारे में। उसमें ऊर्जा स्रोत है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत के बारे में हम लोग जान लिए क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सिंपल बस इतना करना है, इसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, आप इतना हेडिंग डालोगे, उसके बारे में लिखोगे यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जो अनंत काल पहले जैविक पदार्थों जैसे वनस्पति जीवों के आदि के दबने के कारण, ठीक है, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे में करके लिख दोगे कोयला, तेल, गैस आदि। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे उपयोगिता। उपयोगिता हेडिंग डालने के बाद आप उपयोगिता कहाँ कहाँ होता है, बस में, ट्रेन में, ठीक है, विद्युत विद्युत यानों में, ठीक है, विद्युत जनित्र में, वायुयान में, रेल में, घर में खाना पकाने के लिए उपयोगिता हो गया। उसके बाद आप जानकारी के लिए, भारत में उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है, तो भारत में कोयले के प्रचुर भंडार होने के कारण तापीय शक्ति संयंत्रों का विशेष महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं आप यहाँ पे मेंशन दी गई, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप लिख करके किसी पॉइंट देख करके आप छाट के लिख लोगे। कोई दिक्कत है, तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा अगला है, बस उसी के बारे में था, मैंने आपको बताया है कि मतलब इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वाइवा में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पातारात बिहार, यहाँ पे 450 मेगावाट का शक्ति प्लांट बैठाया गया। ध्रुवधरन गुजरात में 630 मेगावाट का शक्ति प्लांट बैठाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में 420 मेगावाट का शक्ति प्लांट बैठाया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए शक्ति प्राप्ति की विधि यहाँ पे दिया गया है।
फासिल ईंधनों से शक्ति प्राप्ति करने की विधि चित्र में दी गई है, जिससे विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है। यह एक रेखा चित्र के रूप में है। ठीक है, इन ये जो डायग्राम है इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए जीवाश्म है या फासिल ईंधन है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है इन सभी कारकों से गुजर करके आपका यहाँ पे ठीक है विद्युत शक्ति प्राप्त होगा। जीवाश्म ईंधन फासिल ईंधन पहले हमको प्राप्त हो रहा है, उसके बाद भट्टी या बैलन में डाला जा रहा है, भाप के द्वारा टरबाइन या इंजन द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद विद्युत जनित्र द्वारा इसको घुमाया जा रहा है, उसके बाद हमको विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद हमारा अगला है, अगला पॉइंट हमारा जल स्रोत। यहाँ पे हमारा अगला जो स्रोत था वो जल स्रोत था। जल स्रोत को समझ लेते हैं कि जल स्रोत क्या है। यहाँ आप देखिए जल स्रोत, जल स्रोत जल ऊर्जा से तात्पर्य जल में समाहित उसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा से है। वैसे तो जल में H2 होता है, जिसे विद्युत विश्लेषण द्वारा प्राप्त करके ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए खोज कार्य चल रहे हैं। ठीक है, खोज कार्य चल रहे हैं, और जब वह प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, जिसके अंदर स्वतः ही ऊर्जा समाप्ति होती है, जैसे नदियों से गिरता जल, पहाड़ों पर जल आदि, हम इसकी ऊर्जा को बड़ी बड़ी जल टरबाइनों की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इसकी ऊर्जा को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विश्व की उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जल स्रोत ऊर्जा ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो जल ऊर्जा से तात्पर्य जल में समाहित उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि जल जब रुकी रहेगी, स्थिति की अवस्था में रहेगी, ठीक है, तो उससे समाहित स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा से है। ठीक है, वैसे तो जल में H2 होता है, जिसे जल में आपको पता है हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक, यहाँ पे तब H2O बनता है दोनों मिलकर के। तो यहाँ पे जल में तो H2 यानी हाइड्रोजन होता है, जिसे विद्युत विश्लेषण द्वारा प्राप्त करके ईंधन के रूप में प्रयोग खोज चल रहा है इसका। ठीक है, जब जब वह प्रचुर मात्रा मिल ही जाता है, ठीक है, जब वह प्रचुर मात्रा मिल ही जाता है, जिसके अंदर स्वतः ही ऊर्जा समाप्ति होती है, जैसे नदियों से गिरता जल, पहाड़ों पर जल आदि। ठीक है, यानी टरबाइन के द्वारा इसका प्रयोग, यानी कि जब उसका जल मतलब जब नदियों से या झरनों से जब जल गिरता है, ठीक है, तो उनका प्रयोग करके हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा से फिर उसको विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है। तो आप जल ऊर्जा स्रोत के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट करके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसका विश्व की उपयोगिता क्या है। तो विश्व में जल से शक्ति उत्पादन अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, इटली, स्विट्जरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं। यानी कि जल के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ देशों का नाम है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया और भारत भी, ठीक है, इसमें सम्मिलित है, चूंकि जल ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर रहा है। भारत में उपयोगिता है, देख लीजिए। भारत में उपलब्ध जल ऊर्जा का लगभग 21% ही उपयोगी रूप में बदला जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्लांट निम्नलिखित हैं। ठीक है, यानी कि भारत में, ठीक है, जल के द्वारा हम लोग 21% ही ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पर इसके पावर प्लांट लगे गए हैं, जल ऊर्जा स्रोत के पावर प्लांट कहाँ पे लगाए गए हैं, इसको देख लीजिए। छिबरो यमुना विद्युत परियोजना में 240 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, जल ऊर्जा के द्वारा। अब दूसरा है डाक पत्थर विद्युत परियोजना, देहरादून में लगाया गया 325 का। रामगंगा परियोजना 198 मेगावाट का। ठीक है, तो मनेरी भाली विद्युत परियोजना 105 मेगावाट का। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में कुछ प्रमुख जलीय विद्युत गृह निम्न है। रिहंद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, भाखड़ा पंजाब में, श्री सोलम आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे जो है आप यहाँ पे नोट डाउन करके भारत में उपयोगिता करके, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। इसको लिखने के बाद यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर कितने वाट का मेगा प्लांट बैठाए गए हैं, कितने वाट के जल ऊर्जा स्रोत के प्लांट बैठाए गए हैं और किस जगह बैठाए गए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बस इतना ही। 1 मिनट कहाँ जा रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है शक्ति प्राप्ति की विधि। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे देखिए शक्ति प्राप्ति की विधि दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, शक्ति प्राप्ति की विधि एक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जहाँ जल का प्रवाह, 1 मिनट, जैसा कि चित्र में दिखाया, जहाँ जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, वहीं पर शक्ति प्लांट स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पे यानी जैसे झरना हो गया, पहाड़ हो गया, जहाँ से उच्च जगह से, ठीक है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जल प्रवाहित होता है, वहीं पर शक्ति प्लांट क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। हम ऊंचाई पर जलाशय बनाकर उसमें वर्षा नदियों का पानी एकत्रित करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचाई से पानी को पेन स्टोक के माध्यम से टरबाइन ब्लेड पर प्रवाहित करके जल की स्थैतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
ठीक है। आप देखिए यहाँ ऊंचाई से जल गिर रहा है टरबाइन के द्वारा, यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा है, यहाँ पे विद्युत जनित्र के द्वारा यहाँ पे उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बांध बना है, तो आप इस चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र से नंबर मिलते हैं बहुत अच्छे खासे। ठीक है, आप थोड़ा कम लिखो रहोगे, चित्र बनाए रहेंगे तो नंबर आपको एग्जामिनर दे ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा अगला पॉइंट है ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा को समझ लेते हैं कि ज्वार ऊर्जा क्या है। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उठते हैं। किनके 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 सम्मिलित प्रभाव के कारण? सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में क्या उठते हैं? ज्वार उठते हैं। उच्च तथा निम्न ज्वार तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। जिस स्थान पर भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग में लाभ तथा अलाभ दोनों ही हैं। ठीक है, ज्वार ऊर्जा का प्रयोग में लाभ भी है और हानि, लाभ है तो हानि भी है। ठीक है, और ये कैसे होता है? सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार के जब उठते हैं तब उच्च तथा निम्न ज्वार तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। जिस स्थान पर भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर 5 मीटर तक रहता है, जहां पर जिस स्थान पर ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर कितना रहता है? 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो आप पॉइंट करके इस चीज को लिख सकते हैं। आप देखिए लाभ क्या है, इसके एडवांटेज। इसका प्रयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। इसमें प्रदूषण नहीं होता है। लाभ हो गया, ज्वार ऊर्जा के लाभ पूछ सकता है तो अब लिख दो ना, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है। ठीक है, यह स्रोत क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा। पूछ सकता है कि ज्वार ऊर्जा क्या है, तो अपरंपरागत। यदि आप वाइबा में बैठे हैं, कोई पूछ सकता है आपसे कि ज्वार ऊर्जा क्या है, तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि नहीं? यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है। इसमें अधिक बड़ी मशीनें लगाने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चे पर बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, ज्वार ऊर्जा के द्वारा। हानि क्या है इसके? इसमें बिजली घरों को समुद्र तटों पर ही बनाया जाएगा। दूर स्थानों पर बिजली भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ज्वार आने का समय तथा तीव्रता प्रतिदिन बदलते रहते हैं। तो इसमें यदि लाभ है तो हानि भी है ज्वार ऊर्जा से। ठीक है, यानी ज्वार ऊर्जा से, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना है। आप देखिए, इसके बाद हम लोग लाभ और हानि के बारे में इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता आप हेडिंग डाल लीजिएगा। यदि हम इस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दे तो यह विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की आपूर्ति कर सकती है। फ्रांस ने सर्वप्रथम रैंस नदी पर इस विधि से 220 मेगावाट क्षमता का पावर स्टेशन स्थापित किया। भारत में भी कच्छ की खाड़ी में एक ज्वार ऊर्जा विद्युत गृह स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कामबेरी की खाड़ी खाड़ी खंपात की खाड़ी, डायमंड हार्बर तथा गंगा सागर झूगली नदी में भी ज्वार ऊर्जा के दोहने की अपार संभावना है। केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अनुसार भारत में ज्वार ऊर्जा से 75 × 10⁶ किलोवाट हावर्स विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार में आप इसमें से छांट के पॉइंट करके आप लिख लेना। ठीक है, आप देखो शक्ति प्राप्ति की विधि यहाँ पे दिया है। शक्ति प्राप्ति की विधि क्या है होता है? जहाँ ज्वार आते हैं वहाँ समुद्र के किनारे बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं, जिन्हें एक छोटे संकरे मार्ग से समुद्र संबंधित कर देते हैं, जिन पर गेट लगा देते हैं। गेट पर ही टरबाइन लगा देते हैं। ज्वार के समय पानी इन जलाशयों में टरबाइन को चलता हुआ आ जाता है तथा भाटे के समय जब समुद्र का जल स्तर नीचे जाने लगता है तो जलाशय से टरबाइन को चलाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार ज्वार भाटा के समय जल की स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है तथा यांत्रिक ऊर्जा फिर से विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलकर तारों के माध्यम से उपयुक्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी इसके प्रोसेस थे, मतलब कि ज्वार ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, हम अपने आगे। यहाँ पे देखिए आगे दिया है टरबाइन एवं जनरेटर, यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, तो इस चित्र को आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, नहीं समझेंगे तभी कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे चौथा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग समझ ले रहे हैं कि पवन ऊर्जा क्या है। काफ़ी प्रचलित में रहता है पवन ऊर्जा। वाइंड एनर्जी से इंग्लिश में बोला जाता है। वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्म मतलब वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्मी है तो कहीं अधिक ठंडी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही लिखा है कि वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्म होने कहीं कम गर्म होने के कारण ही वायु प्रवाहित होती है। कहीं अधिक गर्म है सूर्य तो कहीं कम है, तो इसी के कारण क्या होती है? वायु क्या होती है? प्रवाहित होती है। वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः पवन के प्रवाह में सम्मिलित ऊर्जा ही पवन ऊर्जा होती है। डेनमार्क तथा नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में तो आज भी यह ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है।
जब यह मतलब जब सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, जब सेकंड सेमेस्टर में इसका जो पेपर हुआ था, जब ऑनलाइन हुआ था, तो पूछा गया था कि पवन ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो डेनमार्क तथा नीदरलैंड, ठीक है। तो आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा। डेनमार्क तथा नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश हैं, तो आज भी ये ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है, ठीक है। पवन ऊर्जा, डेनमार्क डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे जो देश हैं, ठीक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत वहाँ पे बना हुआ है। तो आप इन चीज़ों को पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पवन ऊर्जा में वायुमंडल में सूर्य के द्वारा कहीं अधिक गर्मी होता है तो कहीं अधिक, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वायुमंडल परिवर्तन के कारण, ठीक है, वायु का परिवर्तन होता है, यानी कि वायुमंडल में कहीं गर्मी होता है तो कहीं ठंडी होता है, ठीक है। हमेशा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडलीय मौसम, सॉरी, हमारे वायुमंडल, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कभी तेज तेज आंधी चलता है तो कभी आंधी चलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, पवन ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आप बना करके थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, और यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा नॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे उपयोगिता क्या है, सबसे पहला पहला यहाँ पे प्लांट अमेरिका ने 1250 किलोवाट का लगाया था, ठीक है। ये भी चीजें आपसे पूछ सकती है कि, ठीक है, पवन ऊर्जा, यानी कि पवन ऊर्जा का प्लांट सबसे पहले किस देश ने लगाया था, तो अमेरिका ने लगाया था। किस वाट पे लगाया था, तो 1250 किलोवाट पे लगाया था। इस ऊर्जा की उपयोगिता में डेनमार्क इस ऊर्जा की उपयोगिता में डेनमार्क तथा नीदरलैंड प्रमुख है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन बना आपका कि इसके पवन ऊर्जा की उपयोगिता में, ठीक है, कौन प्रमुख है, तो डेनमार्क और नीदरलैंड है। डेनमार्क में अब लगभग 300 ठीक है 3300 विंड मीलों द्वारा लगभग 2 × 10⁵ शक्ति उपजाई जा रही है। भारत में विशेषतः समुद्री किनारों पर पवन अथवा वायु का वेग 10 से, ठीक है, 16 किमी प्रति आवर रहता है, जबकि आधुनिक पवन चक्की लगभग 5 किमी प्रति आवर पर कार्य कर सकती है। इस प्रकार भार में इसके स्रोत की उपयोगिता की अच्छी संभावना है, ठीक है। तो 3 मीटर पंख व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाली पवन चक्की की अधिकतम दक्षता 10 से 12 किमी प्रति आवर के वायुवेग पर प्राप्त होती है, जो सामान्यतः 16 से 20% तक होती है। यह 12 किमी प्रति आवर वायुवेग पर 0.11 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर सकती है। पवन ऊर्जा की उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके रख रखाव, मेंटेनेंस पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है और खर्च भी नगण्य मात्र रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उपयोगिता में लिख दोगे, यह प्लांट अमेरिका में 1200 किलोवाट का लगाया गया है, ठीक है। इसके प्रमुख है यहाँ पे देश कौन कौन सा, डेनमार्क है और नीदरलैंड है। और इसके बाद आप लिख दोगे, यह कम खर्चीला होता है और इसका रख रखाव का अधिक ध्यान रखा जाता है, ठीक। इस समय उसके बाद आगे लिखो, यहाँ पे इसके बाद आगे आगे देख लीजिए। इस समय भारत में आप 4-5 पॉइंट ढूंढ के लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना बस लिखते चले जाइएगा। इस समय भारत में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 700 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है। भारत के समुद्री तटों पर स्थापित हजारों पवन चक्कियां शक्ति उत्पादन कर रही हैं। पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, पवन ऊर्जा की दृष्टि से चौथा स्थान है। इस चीज को भी आप लोग अपने अपने ठीक है नोट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो देश की लगभग 1/4 ऊर्जा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। पवन चक्की का अनुमानित जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। इसका पवन चक्की का अनुमानित जो पवन चक्की हमारा है, ठीक है, ये 20 साल तक जीवित रहता है। शक्ति प्राप्ति की विधि क्या होती है, वायु के प्रवाह को विंड मिल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी मतलब कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग पढ़ के थोड़ा सा समझ के कुछ पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके जल्दीबाजी में इसको खत्म किया जा रहा है और हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की तरफ जल्दी से बढ़ जाएं। आप देखिए, सौर ऊर्जा स्रोत यहाँ पे दिया गया है, इसी के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। आप देखिए, 1 मिनट कहाँ चले गए हम यार, हाँ सही, तो सौर ऊर्जा स्रोत है, सोलर एनर्जी सिक्योर। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य यानी कि सन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा विद्युत ऊर्जा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण या किरणों के रूप में सीधी पहुंचती है। सूर्य से लगभग 1.48 गुणे, ठीक है, 1.48 गुणे 10⁻27, ठीक है, पावर केजे, यानी कि किलो जूल आप कह सकते हैं, कैलोरी जूल बोल सकते हैं, उसमें ऊर्जा प्रति घंटा निकलती है, जो 4 × 10⁻23 KW, यानी कि आप बोल सकते हैं किलो वाट शक्ति के समतुल्य है। सूर्य से निकली यह ऊर्जा संपूर्ण सौर मंडल में फैलती है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 1.5 × 10⁸ दूर है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना है, 1.5 × 10⁸ किमी, ठीक है, किलोमीटर की दूरी पे है।
जिसे परावर्तन तथा वायुमंडल द्वारा ऊष्मा के शोषण के कारण पृथ्वी के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट शक्ति पहुंचती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इसमें भी सौर ऊर्जा स्रोत के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सूर्य की ऊर्जा असीमित भंडार भंडार का मानव अभी तक केवल 1% भाग ही उपयोग में लाया है, क्योंकि इसके प्रयोग में कुछ कठिनाइयां जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, सौर के केवल 1% ऊर्जा का ही प्रयोग किया जा रहा है अभी तक। क्या कठिनाइयां हैं यहाँ पर? सूर्य केवल दिन में ही निकलता है, रात में नहीं है। आपको भी पता है सूर्य दिन में निकलता है, रात में नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए वर्षा या बादल होने पर, सर्दियों में कोहरा होने पर सूर्य नहीं निकलता है 8-8 दिन तक, 10 दिन, ठीक है, 15 दिन तक कभी कभी सूर्य नहीं निकल पाता, जिससे हमारे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत होती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत सूर्य का एक सूर्य हमारा ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन कुछ यहाँ पे कठिनाइयाँ हैं। दिन में नहीं निकल, रात में नहीं निकलता है, सर्दी जब बारिश होती है तभी छिप जाता है। ठीक है, ठंडे के मौसम में छिप जाता है। तो ये सारे हैं। यहाँ पे देखिए दिया है एक स्थान विशेष पर इसकी तीव्रता बदलती रहती है, क्योंकि सुबह पूर्व में निकलकर पश्चिम की तरफ जाता रहता है। इसकी दिशा भी बदलती रहती है, तो टरबाइन को दोनों तरफ लगाया जाना चाहिए। शक्ति प्राप्ति की विधि यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको चित्र के द्वारा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, कांच लेंस। यहाँ पे देखिए शक्ति प्राप्ति की 2 विधियां यहाँ पे दी गई हैं। इन चीजों को आप लोग समझिए। सौर ऊर्जा की शक्ति प्राप्ति की 2 विधियां कौन कौन सी है? कांच लेंस विधि और परावर्तक विधि। तो आप कांच लेंस विधि को बस इतना लिख दे, कांच लेंस विधि और परावर्तक विधि। इनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पे परावर्तक विधि क्या है? परावर्तक विधि यहाँ पे देखिए, परावर्तक विधि सूर्य के बारे में परावर्तक विधि कुछ दिया गया। 1 मिनट यहाँ पे हम लोग क्या था, कांच लेंस विधि और परावर्तक विधि। तो कांच लेंस विधि यहाँ पे दिया गया है, और आपका परावर्तक जो विधि है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया। तो आप लोग इस चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। यहाँ देखिए अब हम लोग चलते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है जैव द्रव ऊर्जा स्रोत। ठीक है, कौन ऊर्जा स्रोत तो हम लोग समझ गए हैं। अब जैव द्रव ऊर्जा स्रोत के बारे में जान लेते हैं क्या हम। बायोमास एनर्जी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, वृक्षों, फसलों, तालाबों, झीलों तथा समुद्र से प्राप्त होने वाले जैव पदार्थों को बायोमास कहते हैं, यानी कि जो सड़ जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इन्हें बायोमास ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कृषि फार्मों, कृषि उत्पाद केंद्रों, कार्बनिक अपशिष्ट जो कि चावल की भूसी, गन्ने की खोई, मूंगफली छिलके, नारियल के खोल आदि हो सकते हैं। जानवरों के गोबर और सीवेज तथा घर का कूड़ा करकट आदि आते हैं। ठीक है, जो चीज़ें यानी कि जो पड़ी रहती, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो सड़ते हैं, तो उनके द्वारा भी हम लोग, ठीक है, बायो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या नाम दिया गया है, बायोमास एनर्जी। बायोमास ईंधन का विशेष गुण यह है कि यह सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेता है तथा जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वापस करते हैं। बायोमास भी प्राय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? थली और जलीय। थली बायोमास क्या होता है? वृक्ष, फसलों, झाड़ियों, चावल की भूसी, मूंगफली के छिलके, नारियल के खोल, गन्ने की खोई, जूट की टहनी, गोबर, पेड़ों की छाल, लकड़ी के टुकड़े, बुरादा, कूड़ा करकट आदि जो होती है थली बायोमास होते हैं। जलीय क्या होते हैं? जल में पाए जाने वाले पौधे तथा वनस्पति तथा समुद्र में उगने वाले शैवाल तथा अन्य पौधे। ठीक है, तो 2 प्रकार से मतलब बायोमास जो है, बायोमास एनर्जी जो है, ठीक है, 2 प्रकार से, ठीक है, इनको भी प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा प्राप्ति की विधि है। ऊर्जा प्राप्ति की विधि में आप पढ़ लीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट करके, ठीक है, 4-5 पॉइंट इसमें से लिख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे भी पढ़ना है, तो मैं वीडियो को बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आप देखिए बायोगैस ऊर्जा की उपयोगिता क्या है। ठीक है, यहाँ पे उपयोगिता है, उपयोगिता के बारे में आप लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ परिवारों के पास पशुधन है, जिनसे लगभग 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर उपलब्ध होता है। इस गोबर से लगभग 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष तैयार की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आपको नॉलेज के रूप के तौर में यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, इससे लगभग 1200 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिससे भारत की 50% से अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। 27 घन मीटर बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा अनुमानतः 23 लीटर पेट्रोल या 20 लीटर डीजल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे, यानी 27 घन मीटर बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा जो होता है वो 23 लीटर पेट्रोल और 20 लीटर डीजल के बराबर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे नॉलेज के तौर पे भी मिली है, और समझने और आपको जो चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। बायोमास की उपयोगिता देखिए। पेड़ों से प्राप्त बायोमास से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, रबड़ आदि प्राप्त किए जा सकते हैं।
कृषि पदार्थों के अवशिष्ट पदार्थों में गन्ने की खोई, सूखी पत्तियां, पौधे के डंठल, झाड़ियां, पेड़ों की छाल आदि जलाने के काम आते हैं। फसलों एवं अन्य वनस्पति से साधारणतः इथानॉल प्राप्त करते हैं, जिससे बाद में एथिलीन, बूटाड्रीन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तालाबों तथा समुद्र से प्राप्त बायोमास, काई, जलकुंभी आदि को सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे हमारा उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्या है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने काफी चर्चा सुना होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी जिसे बोला जाता है। अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ही केवल एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में व्यय होकर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी ये भी ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, यह ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, इसको मतलब इस ऊर्जा स्रोत से, ठीक है, हमें कम व्यय में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए, कोई भी पदार्थ अणुओं का बना होता है। ठीक है, और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप 8वीं क्लास में सब चीजें पढ़ लिए होंगे। प्रत्येक परमाणु में एक न्यूक्लियस तथा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थिर अवस्था में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में गति करता है। नाभिक की मात्रा सदैव न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा के योग से कम होती है। यह कमी ऊर्जा के समतुल्य है, जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक का निर्माण करते समय बाहर निकली थी। इसलिए इतनी ही ऊर्जा इसको तोड़ने के लिए बाहर से देनी पड़ेगी, अर्थात मात्रा में कमी के समतुल्य। इस ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस बंधन ऊर्जा के आधार पर ही न्यूक्लियर परिवर्तन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत इसमें यहाँ से भी छांट के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक की मात्रा सदैव न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा के योग से कम होती है। ये 4-5 पॉइंट आप यहाँ से छांट के लिख सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा अस्थिर नाभिक वाले परमाणु से नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय ही प्राप्त होती हैं। जो अभिक्रियाएं प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। पहला नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है? अब देखो, नाभिकीय ऊर्जा अस्थिर नाभिक वाले परमाणु से नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय ही प्राप्त होती है। जो अभिक्रियाएं प्रायः 2 प्रकार की होती है, कौन? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो हम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन के अंतर्गत 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलेंगे और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे और ऊर्जा निकलती है। जैसा कि सूर्य में हाइड्रोजन का मिलकर हीलियम बनाना है, इसी अभिक्रिया को कर पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए लाखों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे उत्पन्न करना व नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, क्योंकि लाखों डिग्री तापमान, दोस्तों आप देख लीजिए। ठीक है, लाखों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ही। दूसरा हमारा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत एक भारी नाभिक को 2 लगभग बराबर भार वाले नाभिकों में तोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें मिलाकर एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है 2 हल्के नाभिक को, लेकिन यहाँ पे एक भारी नाभिक को बराबर भागों में तोड़ा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान भी अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रण करके इस ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली घर चलाए जाते हैं तथा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण यहाँ पे देखिए, यूरेनियम है, फ्यूजन से, या बेरियम तथा क्रिप्टॉन, जो उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे इसकी उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उपयोगिता इसका कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इस समय संसार में लगभग 162 न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि भारत में भी है। इस शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रमुख देश अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, रूस और जर्मनी है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का अधिक उपयोग अमेरिका, इंग्लैंड और जापान और रूस कर रहा है। और इस संसार में लगभग 162 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और भारत में लेकर के, यानी पूरे विश्व में 162, संसार लिखा ना, वर्ल्ड में। ठीक है, 162 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। भारत में नाभिकीय ईंधन के पर्याप्त भंडार हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में थोरियम के कुल भंडार का लगभग 80% भारत में है। अतः इस ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में अच्छे अवसर हैं। भारत में इस समय लगभग 14 परमाणु बिजली घर कार्यरत हैं। विश्व में भारत में कितने बिजली घर हैं? इसके 14 हैं। विश्व में इनकी संख्या लगभग 162 है। ठीक है, जहाँ पे मेंशन किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा को निम्न क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे दवाओं तथा कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक रूप में, विद्युत शक्ति उपजाने के लिए, शांतिपूर्वक कार्यों के लिए नाभिकीय विस्फोट के रूप में
जैसे बड़े बड़े तालाब अथवा झील बनाना, बांध बनाना आदि में, ठीक है, इसको उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर था। तो ये चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, ठीक है, यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है, ठीक है। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर सेकंड में चल के मिलते हैं। और ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और इस जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ तो समय को देखते हुए बहुत थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ा दिया हूँ। तो आपको वीडियो को रोक करके और पढ़ करके जो वहाँ पे टॉपिक रहेंगे, ठीक है, उसमें छाड़ छाड़ के 5-5 पॉइंट, 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट जो भी आपसे बन सकते हैं उतने पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया हूँ। इसके बाद जो आने वाली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि अगला चैप्टर, उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से छोटा छोटा वीडियो रहेगा और सारी सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उनको समझेंगे और जानेंगे। तो इस वीडियो में आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया हूँ उसमें सब छाँट छाँट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन आप इस चीज़ों को समझना चाहेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी वे में हो, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको वहाँ से चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं, तो आपको चीज़ों को जब एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे 2 बार 3 बार, तो आपको वहाँ से चीज़ें आसान चीज़ें मिल जाएँगी और आपको आसान लगने लगेगा। तो आपको रटना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रटना नहीं है। अब 2 बार पढ़ोगे तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाया गया है उन चीज़ों को 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी और उसमें से आप चीज़ों को छाँट करके लिख सकते हो, ठीक है, आसान भाषा में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट